राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 40 साल बाद अनीता जी ने जब वृद्ध आश्रम में एक अजनबी के पास अपनी फ़ोटो देखी तो दंग रह गईं। आखिर वह अजनबी कौन था जिसके पास अनीता जी की फ़ोटो थी। अनीता जी की वजह से रोज़ रोज़ बेटे और बहू के लड़ाई झगड़ा से तंग आकर अनीता जी अपने कमरे में गईं और अपना बैग उठाया, उसमें थोड़े कपड़े रखकर और दुखी मन से अपने पति की तस्वीर लेकर कहने लगी कि कितना दुख सहन करके अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह मुझे बीच रास्ते में ही ठोकर खाने के लिए छोड़ देगा। आज मेरे बेटे के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही उसके घर में। आप भी तो मुझे छोड़कर चले गए हैं और अपनी आंखों में आंसू लिए अपने पति की तस्वीर बैग में रख ली। अपनी सहेली को फ़ोन किया जो कि वृद्ध आश्रम में ही रहती थी। लीला, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ और वहीं वृद्ध आश्रम में ही रहूँगी। तो लीला सुनकर दंग रह गई। अनीता जी ने कहा, कुछ पूछना मत, मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगी। और अपना बैग उठाकर बाहर निकली तो बेटे और बहू सामने वाले कमरे में चाय नाश्ता कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, लेकिन मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। एक बार यह पूछा तक नहीं कि माँ आप कहाँ जा रही हैं। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए वह अपने बेटे के घर से वृद्ध आश्रम पहुँच गई। वहाँ पर पहुँचकर लीला ने कहा कि अनीता, क्या बात हो गई, तुम आश्रम में क्यों आ गई हो। अनीता जी ने कहा कि बहू का सारा काम करने के बाद, इतना सुनने के बाद 2 रोटी मिलती थी, हमेशा बेटा मेरी ही गलती निकालता था। उसके ताने सुनने से अच्छा है कि मैं वृद्ध आश्रम में रहूं, खुल के तो जी पाऊंगी। बहू पराई थी लेकिन बेटा तो अपना था। उसने भी एक बार भी नहीं सोचा कि माँ इस उम्र में कहाँ जाएगी। उसके घर में इस बूढ़ी माँ के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने सोचा था कि वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन उसने भी नाता तोड़ दिया। और अनीता जी फूट फूट कर रोने लगी। लीला ने समझाया कि अनीता, तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ सब बहुत प्यार करेंगे तुम्हें। ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों में अनीता जी को वृद्ध आश्रम में बहुत अच्छा लगने लगा था। सभी एक दूसरे को अपना सुख दुख बताते थे, साथ साथ हंसते खाना खाते थे। अपनापन इतना उन्हें अपने बेटे के यहाँ भी नहीं लगा। एक दिन अनीता जी ने वृद्ध आश्रम में एक अजनबी को देखा, बागवानी कर रहा था। अनीता जी ने लीला से पूछा, यह कौन है। कभी किसी से बात भी नहीं करते हैं, ना हंसते हैं, ना किसी के साथ बैठते हैं। लीला ने कहा, नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन सब लोग बाबूजी बाबूजी कहते हैं। यहाँ के बहुत पुराने हैं, बहुत दुखी रहते हैं, बस अपनी बीवी बच्चों की तस्वीर से बातें किया करते हैं। अनीता जी ने कहा कि दुनिया में कितने गम हैं, अपना गम फिर भी कम है। दूसरे दिन अनीता जी को भी बागवानी का काम दे दिया गया। जब वह बागवानी कर रही थी तो बाबूजी भी बागवानी करने लगे। तो अनीता जी ने पूछा कि पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं ना। लेकिन बाबूजी कुछ नहीं बोले। तो अनीता जी ने कहा कि 2 शब्द बोलने से क्या आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। तो बाबूजी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। तो अनीता जी चुप हो गई। फिर बाबूजी ने कहा, क्या बात, आप यहाँ नहीं हो। हाँ, अनीता जी ने कहा कि हाँ, मेरे बेटे ने वृद्ध आश्रम में आने के लिए मजबूर कर दिया। तो हम वृद्धों का एक ही तो सहारा होता है, सहारा तो एक ही होता है, वृद्ध आश्रम। और अनीता जी की आंखों में आंसू भर गई। तो बाबूजी ने कहा कि आप रो मत, यहाँ वृद्ध आश्रम में हम सभी परिवार की तरह हैं और एक दूसरे से अनजान होते हुए भी हम लोगों में बहुत अपनापन है। तो अनीता जी ने कहा, हाँ, यह बात तो है। बाबूजी ने पहली बार अनीता जी से इतनी बातें की थी। पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अपने से बातें कर रहे हो।
उस दिन अनीता जी ने बातों बातों में बाबूजी से पूछ लिया कि आपकी पत्नी, बच्चे कहाँ हैं? तो बाबूजी ने कहा, कुछ नहीं कहा, बस यह कहा कि आपकी तो जैसे भी हो परिवार है, मेरे पास तो अपना कहने के लिए कोई नहीं है। और अपनी पत्नी और बच्चे की फ़ोटो देखने लगे। अनीता जी ने भी सोच लिया था कि बाबूजी से उनकी पत्नी और बच्चों के बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, जो कि उन्हें तकलीफ़ देती है। लीला जी हमेशा कहती थी कि बाबूजी किसी से इतने सालों बाद में बात किए, लेकिन तुमसे वह बात करते हैं। अनीता जी कहती थी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अपनापन लगता है। उनसे बात करते समय तो कभी कभी मजाक भी बना देती थी। अनीता जी बेंच पर बैठी थी और बाबूजी भी आकर उनके बगल में बैठ गए। उन्होंने पूछा कि अनीता जी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? बेटे की याद आ रही है क्या? तो उन्होंने कहा, मुझे अपने पति की याद आ रही है, जो मुझे छोड़कर चले गए। बाबूजी ने कहा कि क्या हुआ था आपके पति को? हमारी शादी को 5 साल हुए थे। मेरे पति बैंक में नौकरी करते थे। हमारा 5 साल का बेटा था। हम अपनी छोटी सी परिवार में बहुत खुश थे। मेरे पति को घूमने का शौक था। एक बार उन्होंने कहा कि चलो हम घूमने चलते हैं, लेकिन छोटा बेटा होने के कारण मैंने मना कर दिया। काश मैं उनके साथ चली जाती। मेरे पति अपने दोस्तों के साथ घूमने चले गए, लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी खाई में गिर गई। जब मुझे पता चला तो मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। पुलिस ने बहुत ढूंढा, लेकिन किसी का कोई पता नहीं चला। बाबूजी यह सब सुन रहे थे। उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये और किसी की नहीं, उनकी ही कहानी थी। लेकिन पता नहीं क्यों वह उस टाइम अनीता जी से कुछ कह ना सके और अपने कमरे में चले गए। बाबूजी कमरे में पहुंचकर सोचते रहे कि मेरी पत्नी को मेरी वजह से कितनी दुख सहन करनी पड़ी। जब रात में बाबूजी खाना खाने नहीं आए तो अनीता जी ने पूछा कि बाबूजी ने आज खाना नहीं खाया। किसी ने बताया कि बाबूजी को आज बहुत तेज बुखार है। जब अनीता जी बाबूजी के कमरे में गईं तो बाबूजी बुखार से तप रहे थे। अनीता जी वृद्ध आश्रम के ऑफिस से दवाई लेकर आती हैं, बाबूजी को दे देती हैं। बाबूजी बुखार में बड़बड़ा रहे थे, अनीता जी मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अनीता जी को कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ही वह कमरे में जाने लगी, वैसे ही उन्होंने तकिए के नीचे एक तस्वीर देखी। वह तस्वीर और किसी की नहीं, उनकी और विजय और उनके बेटे की थी। उन्हें समझते देर न लगी कि हो न हो कि यह मेरे पति विजय की ही है। बाबूजी को होश नहीं था। उन्होंने अनीता जी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही बाबूजी ने अनीता का हाथ पकड़ा, अनीता को अपने पति का एहसास हुआ। उन्हें अभी तक अपने पति के छूने का एहसास था। अनीता जी पूरी रात बाबूजी के सर पर पानी की पट्टी रखते रहीं। जब सुबह बाबूजी उठे तो अनीता जी को बगल में कुर्सी पर सोता हुआ देखा तो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि आप मेरे कमरे में? अनीता जी ने कहा कि आज भी सच नहीं कहेंगे आप? मेरे विजय हैं। विजय जी के गले लग गई। बाबूजी ने भी अनीता जी को गले लगा लिया और दोनों रोने लगे। दोनों ने एक दूसरे के आंसू को पोंछे। अनीता जी ने कहा, आप कहाँ चले गए थे? विजय ने कहा कि जब मेरी गाड़ी खाई में चली गई थी तो सीधे नदी में गिरी। मेरे दोस्त को तैरना नहीं आता था, केवल मुझे छोड़कर। मुझे बहुत चोट लगी थी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके किनारे पर पहुंच गया। फिर मुझे पता नहीं, मुझे गांव वालों ने मेरा इलाज करवाया। मैं होश में नहीं था। 6 महीने के बाद मुझे होश आया तो मैं सीधे तुम्हारे पास आया। लेकिन मकान मालिक ने कहा कि वह तो यहाँ से चली गई है, क्योंकि तुमने 4 महीने का किराया नहीं दिया था, तो मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। और जब तुम्हारे भैया भाभी के घर गया तो तुम्हारे भैया भाभी ने मना कर दिया कि मुझे पता नहीं कहाँ गई है। मेरे घर वालों को भी तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा,
लेकिन तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। मैंने तुम्हारी यादों के सहारे जीना शुरू कर दिया। घर वालों ने कहा दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने वह घर भी छोड़ दिया कि मैं केवल अनीता की यादों के सहारे रहूँगा। विजय ने कहा तुम कहाँ चली गई थी? अनीता ने कहा कि जब आपकी कोई खबर नहीं मिली तब आप मुझे छोड़कर चले गए हैं। उसके बाद मकान मालिक ने भी मुझे घर से निकाल दिया। माँ बाप होते तो वह रख भी लेते, लेकिन भैया भाभी ने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया, नहीं रहने दिया। तुम्हारे घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया कि मेरे बेटे को खा गई। अब मैं एक छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाती? कभी तो मेरा मन ऐसा करता था कि मैं भी मर जाऊं, लेकिन बेटे का मुंह देखकर जीना पड़ा। अपने बेटे को लेकर दूसरे शहर चली गई, वहाँ पर मजदूरी करने लगी, घर घर काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालने लगी। और आज मेरे बुढ़ापे में मेरे बेटे ने मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। अब और अनीता जी फूट फूट कर रोने लगी। विजय ने अनीता के आंसू पोंछे और बोला जितना खराब होना था हो चुका है। अब मैं आ गया हूँ। जो हर पल हम साथ में नहीं जी पाए वह अब अपने बुढ़ापे में जिएंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अपनी ज़िंदगी का आखिरी समय हम साथ साथ जिएंगे। सुबह अनीता जी ने अपने बेटे को फ़ोन किया, कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। फ़ोन में बगल से बहू की आवाज़ आ रही थी, आपको मिलना है तो मिलने जाइए, लेकिन माँ जी को साथ लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात बगल में खड़े विजय को भी सुनाई पड़ी। उन्हें बहुत दुख हुआ कि एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बहू तो पराई थी, लेकिन यह तो खुद का बेटा था। दुख कष्ट झेलकर अनीता ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था और उसकी सलाह बेटे ने इस तरह दिया है। अनीता जी के बेटा बहू वृद्ध आश्रम में आए तो रंजन उनका पोता अपनी दादी के गले लग गया और अनीता देवी रंजन से मिलकर बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने पोते को बहुत प्यार किया और अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। बगल में खड़ी बहू बड़बड़ा रही थी कि कहीं बुढ़िया को कोई खजाना तो नहीं मिल गया। अनीता जी ने कहा, हाँ, खजाना से भी बढ़कर मुझे मिल गया है। अनीता जी ने जब आवाज़ लगाई, विजय विजय बाहर निकल कर आ गए, तो बेटे ने कहा, यह कौन है माँ? अनीता जी ने कहा कि यह तुम्हारे पापा हैं और मेरे सुहाग हैं। यह मुझे तुम्हारी वजह से मिले हैं। ना तुम मुझे वृद्ध आश्रम आने के लिए मजबूर करते, ना ही मैं अपने पति से मिल पाती। शायद भगवान भी यही चाहते थे। विजय ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो कितने दुख सहन करके तुम्हें बड़ा किया और इस काबिल बनाया। तुमने अपनी माँ को छोड़ दिया, जबकि तुम्हारी माँ को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? बेटे की नज़र झुक गई। उसने कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, घर चलिए। लेकिन बाबूजी ने कहा, अब यही वृद्ध आश्रम हम दोनों का घर है। अब हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों एक साथ एक दूसरे के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तभी सभी वृद्ध आश्रम के लोग बाहर आ गए। बाबूजी ने सबके सामने अनीता जी को गले लगा लिया। वृद्ध आश्रम के लोग तालियां बजाने लगे। अनीता जी और बाबूजी की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज अनीता जी को अपना खोया हुआ प्यार विजय मिल ही गए थे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।